क्यों हो रहे हैं स्कूल बंद? कितने पिछड़े हुए लोग हैं। Is it a problem of will, intent? स्कूल खुलेंगे तो लोगों में जागृति होगी, तो लोग फिर आजादी की बात करेंगे। वहाँ घर गांव छोड़कर देहरादून आना पड़ा। बहुत भी अगर संस्कृति बची है, यहाँ से जो है आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। राजा के अगेंस्ट उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। श्रीदेव सुमन जी कौन थे, क्या उनका इम्पैक्ट था उत्तराखंड में? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोध, अराइज, अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार, आज आपका द इंडिक पेन के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी जुड़ रहे हैं वे रिश्ते में मेरे भाई साहब लगते हैं। हम लोग एक ही गांव से आते हैं, मेरे पिताजी और वो साथ के थे और इसलिए आज की बातचीत के दौरान मैं उन्हें भाई साहब कहकर ही बुलाऊंगी। आज का ये एपिसोड मेरे लिए इसलिए भी खास है कि आप देख रहे होंगे आज हमारा सेटअप अपने ऑफिस की स्टूडियोज में नहीं है। आज हमारा सेटअप उत्तराखंड की देवभूमि में है। ये एपिसोड मैं इसलिए आज रिकॉर्ड करना चाह रही थी क्योंकि उत्तराखंड से इतनी मात्रा में पलायन हुआ है और उस पलायन का ही एक पार्ट था जिसमें मेरे पिताजी कई दशकों पहले गांव छोड़कर शहर आ गए। हमारी जनरेशन, एक पूरी जनरेशन शहरों में पली बड़ी है, अपनी जड़ों से बिल्कुल कटी हुई है। उत्तराखंड एक ऐसा नया स्टेट है जो 2001 में बना, लेकिन उत्तराखंड का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास कई कई 100 सालों का है। और आज आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जो आपको उत्तराखंड के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो कि शायद आप और मैं आज तक नहीं जानते। उत्तराखंड से आज की डेट में आप योगी जी को जानते हैं, आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी को जानते हैं, आपने श्रीदेव सुमन जी का भी नाम सुना होगा क्योंकि आजकल उन पर एक दिवस मनाया जाता है। लेकिन ऐसे कई कई हीरोज हमारे इस देवभूमि से निकले हैं जिन्होंने राजशाही के खिलाफ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया है। आज भी उत्तराखंड के वासियों का योगदान हमारे, ना सिर्फ हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में पर भारत के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सोमवारी लाल उनियाल जी। सोमवारी लाल भाई साहब एक कवि हैं, एक लेखक हैं, उनकी कई किताबें आ चुकी हैं, वे एक पत्रकार रह चुके हैं और यही कारण है कि उनका जो उत्तराखंड को लेकर एक एक्सपीरियंस है और व्यू पॉइंट है वो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएगा जो एक आम इंसान की नज़र से कहीं हट जाती हैं या छिप जाती हैं। सोमारी लाल भाई साहब के बारे में अगर मैं एक और चीज़ बताऊं तो वो शायद उन बहुत कम ऐसे व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने 8 दशक से ज़्यादा का समय गाँव को दे दिया। वो उन ऐसे व्यक्तियों में से हैं जो इस पलायन की भीड़ में नहीं जुड़े। वो एक ऐसे व्यक्तियों में से हैं जो आज भी गांव में रहते हैं, आसपास के गांव में घूमते हैं और जो भी चर्चा होनी चाहिए विकास को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, चेंजिंग वातावरण को लेकर, हमारी रिक्वायरमेंट्स को लेकर, उसमें लोगों को अवेयर करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। उनसे हम बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं और आज इसलिए ज़रूरी था कि इस पॉडकास्ट को मैं उत्तराखंड की देवभूमि में पहाड़ों के बीच अपने भाई साहब सोमारी लाल जी के साथ रिकॉर्ड करूं। भाई साहब, आपका बहुत 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 धन्यवाद आज समय निकालने के लिए हमारे साथ और इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। मैं लिपिका जी ने अपनी प्रस्तावना में शुरू में कहा था कि मैं उनके पिता श्री शशि भूषण जी से
बचपन से जुड़ा रहा हूँ, उनके बचपन से। और इसलिए लिपिका से बात करने में मुझे उस जमाने की तमाम स्मृतियाँ मेरे मन में उभर आई हैं, जब हम लोग गाँव में, गाँव की स्कूल से निकलकर हम लोग पढ़ने के लिए देहरादून आते थे, और लगभग 60-70 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव से हम यहाँ देहरादून आते थे स्कूल में। तो शशि भूषण जी, भारत भूषण जी, सुरेश मोहन जी, ये तीनों भाई ये यहाँ आए थे देहरादून में, और मैं भी इनके साथ। एक सहयोग की बात है कि हम लोग गांव में भी पड़ोसी थे, जी और पड़ोसी होने के नाते हर चीज इतना पारिवारिक हमारे बीच में संबंध थे कि हम लोग एक दूसरे के घर में जाना, बेतकल्लुफी के साथ खाना पीना, बातचीत करना, खेलना, हंसना, एक ही आंगन में, ये सब होता रहा है। तो इसलिए लिपिका जी के साथ जो मैं वार्ता शुरू कर रहा हूँ, उस बहुत ही आत्मीय और पारिवारिक परिवेश में मैं जा पहुंचा हूँ बचपन के। और मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। पिछले 2-4 सालों से मेरे लिए खुशी की बात ये रही है कि मैं पिछले 20-25 साल से चलो गांव की ओर जो अभियान छेड़े हुए हूँ अपने मित्रों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, उसमें अनायास लिपिका से मैं जुड़ पाया हूँ। और इन्होंने, जब मैंने कहा कि भाई आप पे दिल्ली में पैदा हुई, वहीं आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं आपके पिताश्री प्रशासनिक सेवाओं में दाखिल हुए, और ये कैसे हुआ, ये कैसे आप यहाँ अचानक उनियाल गांव में, हमारा गांव उनियाल गांव है, अचानक उनियाल गांव में कैसे आ गई। तो लिपिका ने जो अपनी बात बताई वो दरअसल मेरे मन को बहुत मत गई। और उन्होंने कहा कि पिताजी जब जिंदा थे तो बोला करते थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद गांव जाऊंगा, और वो तो दुनिया से ही चले गए। पर उनके उन शब्दों को मैंने, उनकी उस परिकल्पना को साकार करने के लिए मैंने अपना जो पुराना एक मकान था यहाँ, उस मकान को उसको दुरुस्त किया जो खंडर हो चुका था। और मेरे लिए इतना सुखद था ये, और ऐसा कहने में वो स्वयं भी भावुक हो गई थी। और मुझे भी, और उस दिन से मेरे मन में एक इनके प्रति स्नेह के अलावा एक सम्मान भी जगा कि कम से कम इस लड़की ने, जो आज के नौजवान जो घर छोड़ने के लिए बेताब रहते हैं और पलायन करने के लिए, तो इस लड़की ने संपन्नता के बावजूद, सारा वातावरण, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इनको गांव की सुध और पिताजी की याद में उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की। और जब से ये गांव में वापस आई, एक उदाहरण बन गया कि गांव में केवल अनपढ़ लोग और जो बोलते हैं लोग कि गांव में जाहिल लोग रहते हैं, कुछ नहीं आता उनको। पर तब से हमारे गांव में भी एक उत्साह का संचार हुआ कि नहीं, वास्तव में पढ़े लिखे लोग अब वापिस आ रहे हैं, कुछ नई उम्मीदें बनी है। दीपिका जी मुझसे क्या अपेक्षा करती हैं आज की वार्ता में तो बताएंगी, पर पृष्ठभूमि में मैंने कहा कि बिल्कुल बिना किसी औपचारिकता के, ये बहुत आत्मीय परिवेश, आत्मीय वातावरण भाई में साहब बिल्कुल हम बात शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें उठाई, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात थी पलायन की। उत्तराखंड कई दशकों से, जहाँ तक मुझे लगता है, कई दशकों से पलायन फेस कर रहा है। उसमें हम देखते हैं कि कुछ गांव तो गोस्ट विलेजेस का नाम उनको देने लगे हैं लोग, क्योंकि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। आप इतने समय से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल्स पे काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ, पहले तो कारण ये होते थे कि कमियां थी, गांव में कमियां थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। बहुत कठिन जीवन होता है पहाड़ी गांव का, नॉर्मल प्लेन्स के गांव से बहुत अलग और बहुत ज्यादा कठिन जीवन होता है गांव में। तो उससे भागकर
एजुकेशन की सुविधा नहीं थी। आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ों की जो ज़रूरतें थी, उनको पूरी करने के लिए मीलों चलना पड़ता था। तो ये कई सारे कारण होते थे पलायन। आज क्यों हो रहा है पलायन? पलायन दो किस्म का है। जी, एक भौतिक पलायन है, एक वैचारिक पलायन भी है। जी। जी, बिल्कुल। तो भौतिक पलायन तो पलायन का जहाँ तक है, हमने जिस बचपन की मैंने आपको याद दिलाई, जी, उस जमाने बहुत मुश्किल होता था। हम भारत भूषण जी, आपके ताऊ जी, हम लोग पढ़ते थे तो गांव में स्कूल नहीं था। जी, सामंतशाही का शासन रहा सैकड़ों साल तक, और सामंतशाही भी उधर उस इलाके में, उस सकलाना के बहाने में पूरी पहाड़ की बात कर रहा हूँ। जी, सकलाना में उधर हम तेरी गुलामी के जो शिकार थे। जी, ब्रिटिश सरकार का सामंत जो हमारे जो टीरी की स्टेट थी, उसके राजा उनके नियंत्रण में थे। नियंत्रण में इसलिए कि उन्होंने उनको टीरी स्टेट सौंपी थी। बाकी जो बृहस्तर गढ़वाल था, उसमें से पौड़ी और वो जो है उन्होंने अपने उसमें ले लिया था, जी, और ये टीरी वाला जो है इनको सौंप दिया था। जी, तो एक तो उनको का एहसान ही मानते थे वो कि हमको दिया, और दूसरा जो है फिर टीरी के राजा ने, यहाँ एक गोरखानी हुई थी गोरखों के साथ युद्ध 1804 से जी, शुरू। जी, जी, तो उसमें गोरखानी में जो है एक सकलानी थे शीश राम जी। जी, तो उस शीश राम सकलानी जी ने उनकी मदद की थी उस जमाने, प्रद्युमन शाह की और उनकी उन लोगों की। तो उससे खुश होकर जो है उन्होंने कहा कि भाई चलो आपको हम ये को दे देते हैं, छोटी मोटी एक माफी मुआफी दे सौंप देते हैं। तो जो सकलाना क्षेत्र था, 30-40 गांवों वाला गांव क्षेत्र, उस क्षेत्र को राजा ने मुआफीदारों को सौंप दिया। जी, मुआफी दी उनको कि जी, यहाँ का कामकाज, यहाँ का शासन तुम देखो। तो दो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, एक राजा होगा, एक माफीदार हो, यानी तीसरी गुलामी जो है उस इलाके में हो गई। जी, तो राजा नहीं चाहते थे कि शिक्षा का विकास हो, क्योंकि शिक्षा स्कूल खुलेंगे तो लोगों में जागृति होगी, जी, तो लोग फिर आज़ादी की बात करेंगे। जी, तो पढ़ने लिखने का कुछ नहीं था, तो हम प्राइवेट स्कूलों में हमें ओ नव सिद्धम ओनामा सीधम, हाँ, जी, हम लोग जी, प्राइवेट स्कूलों में जी, ढलेते पर सीखे थे। चौकी पे जो है मिट्टी रखकर, और मास्टर जी उंगली पकड़ कर घिस घिस के ओम लिखना सिखाते थे। हाँ, तो हम में कुछ धुएटा परंपरा के लोग हैं, जी, तो वहां से हमने सीखा था। तो किसी तरह से फिर बाद में जो है किसी ढंग से एक प्राइमरी स्कूल खुला। जी, आजादी के बाद प्राइमरी स्कूल खुला। अब प्राइमरी होके फिर दर्जा 8 तक तो शिक्षा हमने प्राप्त की, और आगे की पढ़ने की आगे कहाँ पढ़ते, क्या हम लोगों को वहां घर गांव छोड़कर देहरादून आना पड़ा। हाँ, सब लोग भी नहीं आ सकते थे, जिनकी थोड़ा बहुत स्थिति अच्छी होती थी वही है, वो वही आ सकते थे। जी, तो हम लोग देहरादून आए। इसलिए आए, एक पलायन वो हुआ, जी, एक जरूरत से उपजा पलायन। बिल्कुल। और करीब करीब ऐसे ही लोग जो उन्होंने वहां छोड़ा और बाहर आए, तो उन्होंने देश और दुनिया को देखना शुरू किया, और ये देखा कि भाई हम कहाँ हैं, हम तो गुलाम लोग हैं, हम कितने पिछड़े हुए लोग हैं। तो उस आजादी के जमाने में भी किसी ने हाई स्कूल पास किया, किसी ने इंटर पास किया। एक आपके ताऊ जी, एक आपके पिताजी के ताऊ जी थे, जी, स्वर्गीय विशंबर दत्तू नियाल, जी, जी, वह उस जमाने की स्टेट के चंद पढ़े लिखे लोगों में शुमार थे। वो ग्रेजुएट थे उस जमाने में। जी, उन्होंने किया था, पर दुर्भाग्य ये रहा कि वो भी वह गांव में नहीं रहे, और वो मसूरी चले गए। और मसूरी जो है वो अंग्रेजों का प्रिय जगह थी। मसूरी में हाथ करते थे वो। तो उनका संपर्क भी वहाँ साहब लोगों से, गोरे साहबों से हो गया, और वो उसी तरह तो उनका भी जो सामान्य जीवन, गांव का जीवन है, वो उसको नहीं दे पाए ऊपर के लेवल में। यद्यपि उनका बहुत अच्छा
बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे उस जमाने में, ये कविताएं लिखते थे, पर राजशाही से उनका जुड़ाव था। जुड़ाव था। और दूसरे जो लोग थे हमारे गांव में, जैसे एक चाचा मेरे थे मनोहर लाल श्रीमन, वो बड़े बाद में बड़े रिनाउंड पोएट हुए, तो सुंदर सा, तो वो भी देहरादून आ गए थे, वो भी डीएवी स्कूल में पढ़े। एक रामचंद्र उनियाल थे, वो टीरी में जो है उस जमाने में, राजा के जमाने में प्रताप इंटर कॉलेज होता था एक, वो वहां पढ़ने के लिए चले गए। तो ये लोग जब इधर उधर पढ़ पढ़ के तब इन्होंने देखा कि हम कहाँ हैं, तब आकर इन्होंने देरा उनियाल गांव में आकर तब इन्होंने बाल सभा एक बनाई। अच्छा। तो बाल सभा इसलिए बनाई कि राजा कोई जो है एडल्ट वयस्क लोगों का संगठन नहीं बनने देता था। अच्छा। इन्होंने बाल सभा बनाई, और बाल सभा बना के जाहिर तौर पर उसका उद्देश्य रखा कि हम छोटे मोटे नाटक करेंगे, मनोरंजन करेंगे, गांव की साफ सफाई करेंगे, इस तरह का उन्होंने अपना उद्देश्य रखा। वो शुरू में ऐसे काम भी किए, पर उसी बाल सभा से जब विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो है गीत गाने लगे, तो तमाम सनसनी फैल गई स्टेट में कि वहां तो जो है वो तो सुनियाल गांव में तो विद्रोह पैदा हो गया बाल सभा। तो उस बाल सभा में जितने लोग थे काम करते थे, करीब 38-39 की बात है वो जी। तो। और सन 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट लिया पूरे देश में। तो उस बाल सभा में जो काम कर रहे थे लोग, उनमें से 20 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया राजा ने। अच्छा। अकेले उनियाल गांव से। उन 20 में से कुछ को जिनको कम खतरनाक समझा उनको छोड़ दिया, और 7 लोगों को बहुत खतरनाक समझा, उनको टीर जेल में बंद कर दिया। उन 7 में मेरे परिवार के भी 3-4 लोग थे जी। 2-3 लोग और थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि पलायन, वो जो पलायन हुआ उससे कहीं चेतना आई थी उनके मन में, अगर वही कोई रहते तो उनके कहां से होती। तो बाहर तो जैसे श्रीमन जी थे चाचा हमारे, तो वो अल्मोड़ा चले गए, तो सुमित्रानंद पंत के संपर्क में आ गए, तो उनके भीतर जो साहित्यिक प्रतिभा थी उनके साथ आने से और बढ़ गई। तो वैसे जो है राजनेताओं से भी उस जमाने गांधी, नेहरू और उस युग के जितने लोग थे उनको पढ़ना शुरू किया उन्होंने, उनके संपर्क में आए। तो इस ढंग से एक पलायन तो वो हुआ। दूसरा उस पीढ़ी का, तो उन्होंने उस पलायन करने के बाद चेतना आई, फिर उसका आंदोलन हुआ, जेल यातनाएं भोगी, उसके बाद आजादी मिली जी। और आजादी के बाद जो है फिर दूसरा पलायन विकास के लिए और पढ़ाई के लिए हुआ। मैं स्वयं, लिपिका जी, मैं शायद कभी जिक्र किया हो या ना किया हो आपसे, पर मैं स्वयं दर्जा 8 पास करने के बाद, वो तो हमने यहाँ इस देहरादून में आकर, मध्य वर्गीय निम्न मध्य वर्गीय लोग थे हम लोग, और यहाँ आकर हमको किस ढंग से अपनी पढ़ाई करने में कितना संघर्ष करना पड़ा वो हम जानते हैं। तो जब मैंने यहाँ से हाई स्कूल मुंतर कर दिया, तो मैं उसके बाद जो है, और मित्र आपके पिताजी और ताऊ जी, वो लोग तो उधर दूसरी साइड भी चले गए सेवाओं की, और मैंने जो है दूसरी लाइन चुन ली और पगडंड में नापना शुरू किया। तो तब मैंने उस जमाने में सबसे पहले मुझे क्योंकि मुझे अनुभूति सत्य था मेरे साथ, तो मैंने फिर जो है सबसे पहले सोचा कि सबसे पहली जरूरत क्या है यहाँ, तो मैंने हाई स्कूल खोला। जी। प्राइवेट हाई स्कूल सत्यम में। जी। और रामचंद्र उनियाल हमारे एक चाचा जो है वो तब तक विधायक बन गए थे। तो मैंने एक दिन विधायक जी से उनसे कहा, वो कहने लगे कि क्या करोगे बेटा, अब छोटे बच्चा था मैं, 18-19 साल का। तो मैंने जो है मजाक में कहा, मैंने कहा चाचा जी अब तो आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिले 12-14 साल हो गए, अभी तक यहाँ हाई स्कूल नहीं है। अगर हाई स्कूल रहता तो हमको इतने संघर्ष क्यों करना पड़ता। तो आप लोग कुछ करते हैं तो करते हैं, नहीं तो हम आपके खिलाफ भी हो जाएंगे और हिम्मत करेंगे। ये बताइए, ये हमारे उत्तराखंडियों में क्या बात है कि हम हमेशा जो है बिल्कुल झंडा लेके तैयार रहते हैं किसी उसका विरोध करने के लिए, किसी भी तरह का अगर हमें लगता है कि ये ठीक बात नहीं है,
एक बहुत नेशनलिस्टिक स्पिरिट हमारे इनग्रेन्ड है, मतलब अंदर से आती है, वो क्यों, क्या कारण है? उत्तराखंड में देखिए उस जमाने में दरबान सिंह, गवर सिंह जैसे लोग, चंद्र सिंह गढ़वाली, जी ये लोग थे जो हमारे यहाँ पहाड़ में या तो फौज में चले जाते थे लोग, जी तो फौज में थे ये, अब अंग्रेजियों की फौज में थे। चंद्र सिंह गढ़वाली तो पेशावर कांड सब जानते हैं, बिल्कुल। है ना। तो वो उन्होंने क्या वहाँ किया। दूसरा जो है, इसलिए कि ये तो ये प्राकृतिक चीज है कि जितना आप जिसको दबाएंगे एक ना एक दिन वो विस्फोट विस्फोटक स्थिति में होगा। तो चूंकि सामंतशाही के अत्याचार होते थे, जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, जैसे जो है वो राजा को आप जो कुछ कमाए उसको राजा को जो है आप टैक्स के रूप में, कुछ अनाज के रूप में, कुछ इसके रूप में वो देते थे। ये तो ठीक है, ये तो और जगहों पे भी होता था, पर पढ़ाई ना कर सकने वाला तो बहुत ही विचित्र सा। हाँ बहुत विचित्र रहा। तो पढ़ाई तब तो मैं कर रहा हूँ पूरी स्टेट में 2 4 5 7 लोगों के नाम लिए जा सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग। जी 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 तो इसलिए वो पढ़े लिखे लोग जो है या तो जो है राजा ने उनको कहीं, राजा क्या करते थे राजशाही, आपको जो है उसी समय जो है कहीं एसडीएम बना दिया, जी तो वही सगड़ा के फिर स्कूल में भेज दिया, जी तो कहीं फिर किसी को मास्टर बना दिया, तो किसी को पटवारी, तो इतने दिन मास्टर चल तो पटवारी से मास्टर बन गए, इस ढंग का करता करता। जी तो जब आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद जब थोड़ा शिक्षा जो हुई, तो फिर दूसरा हम लोगों के सामने रहा कि अब विकास की लड़ाई लड़नी है। जी और इस विकास की लड़ाई लड़ने के लिए तब होता जब लोग वहां रुके। तो ज्यादातर लोग तो अपनी स्थितियों के हिसाब से नौकरियों में चले गए। जी कुछ लोग मुझ जैसे लोग भी थे जिन्होंने उस समय भी ये सोचना शुरू किया कि नहीं, नौकरी नहीं करनी है, गुलामी नहीं करनी है, कुछ करना है नया काम, तो स्कूल से शुरू किया। फिर कहीं जंगल विभाग के जो है कोई कानून थे उठपटांग, उनके खिलाफ आंदोलन किया। वो तो कहीं सुना होगा आपने कि 13 9 47 आई, कद्दू काल में बिगुल बजाई, पुजार गांव में लूट मचाई, निपटायो धनदान देखा, नोटिफाइड काला कानून, दंडक का ऐलान देखा। तो उस जमाने में सकलाना का जो आंदोलन था, इधर इस सकलाना में हो रहा था, उधर रवाई में हो रहा था, उधर खास पट्टी में हो रहा था, जी उधर देवकिया के आसपास हो रहा था। तो ये सामंतशाही के खिलाफ इस ढंग का जागरण हुआ। तो इससे अब फिर आजादी की बात पलायन से आपने शुरू किया, तो मैंने कहा कि वो पलायन उस समय इसलिए हुआ, बिल्कुल पर पॉजिटिव हुआ, जी नकारात्मक नहीं, सकारात्मक परिणाम निकले। जी अब आजादी के बाद जो है फिर उस समय जो पढ़ा लिखा लड़का होता था वो पहाड़ में गाँव में माना जाता था ये तो कुछ नहीं है यार, पढ़ लिख के कुछ नहीं किया इसने, ये तो घर ही में बैठ गया। तो उसको यही दृष्टि से देखा जाता था, तो उसके मन में फिर वो होता था। तो इसलिए वो देखा देखी में भाग जाता था कि जो बाहर जाते हैं थोड़ा सफेद उजले कपड़े पहन के घर आते हैं तो उनकी ज्यादा इज्जत होती है। तो देख देख के जो है मैं ढंग से जाते थे। तो दूसरा पलायन मजबूरी का हुआ। जी और एक प्रतिभा का हुआ, तो जो प्रतिभा है जैसे आपके पिताजी थे, आपके पिताजी अगर पलायन न करते और अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा न करते तो प्रशासनिक सभी ऐसे ही लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो इसलिए एक पलायन जो है वो जो प्रतिभा है वो तो कहीं भी जाएगी करेगी, उसकी जरूरत है। जी तो जी ये पलायन। पर आज कम से कम आपने जिक्र किया कि 2001 में, तो उस उत्तराखंड बनाने में भी हम जैसे लोग थे। जी अब मैं आत्मश्लाघा से हमेशा दूर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा सचेत भी रहता है इस मामले में कि अपना उदाहरण दूंगा तो ये न हो मैं अपने आत्म प्रचार में जुटाऊं। जी पर मैं अपने दहाने जो समकालीन समाज है मैं उसकी बात करता हूँ। बिल्कुल आपने देखा भी होगा कि मेरी किताब आई थी एक हथेली वाली जिंदगी। जी तो हथेली वाली जिंदगी मेरी आत्मकथा नहीं थी, बल्कि समकालीन बिल्कुल जो परिस्थितियां थी उनका उनका उसमें जिक्र है। बिल्कुल, इट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल हाँ, हाँ तो वो इतिहास के साथ उसका जुड़ाव रहा। जी और जब जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ या गढ़वाल में विश्वविद्यालय आंदोलन हुआ, जिनसे मैं डायरेक्ट जुड़ा रहा, जो छोटे मोटे स्थान है स्कूल के, सड़क का है, बिजली है, पानी है, इन सब के लिए संघर्ष करना पड़ा।
और ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड बनने के बाद भी ये संघर्ष जो है, आज भी संघर्ष की स्थितियां हैं, बिल्कुल। क्योंकि आज भी नीतियों सही नीतियां न बनने के कारण आज का जो पलायन, जैसे उत्तराखंड में पलायन आयोग बना दिया। अच्छा। अच्छा, तो पलायन का जो है विकल्प कर लिया कि पलायन आयोग बना लो। तो पलायन आयोग भी जो है वो ये कहीं देहरादून में हाँ, बस गया। अच्छा, ठीक है। गाँव से दूर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जी, आमतौर पर इन दिनों चर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर और जी, तमाम मुगल कालीन और तमाम तमाम सब चीजें चल रही हैं और सब हो रहा है। लेकिन जब फैसला करने का अधिकार हमको मिल गया तो हमारी बात कोई दूसरा कौन सुनेगा भाई। बिल्कुल। तो इसलिए मूलभूत जो जल जंगल जमीन के प्रश्न थे, जिनको बड़ी जोर शोर से हम लोग उत्तराखंड आंदोलन के जमाने में उठाया करते थे, आज हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे अभी चल रहे हैं, हाँ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो जबान से ही बाहर हो गए। अब है। जी, उस समय जो आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे वो जबान से बाहर हो गए और आज जो है और जो है कुछ कुर्सियों की इस प्रकार चल पड़ी कि जो मूलभूत जो लड़ाइयाँ थी उनसे भटकाव हो गया लोगों का। तो आज भी पलायन हो रहा है, अभी भी पलायन जारी है। भाई साहब ज़रा जल, जंगल और ज़मीन वाला जो मुद्दा है, जिसको आप कह रहे हैं कि हम कई दशकों से इस पर हम आंदोलन कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। इसे ये क्या मुद्दे थे और आज भी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, हमारी जल जंगल जमीन इसके साथ जन को भी जोड़ देना चाहिए। जी। जल जंगल जमीन की चर्चा बेकार हो जाएगी जब तक आप अपनी आबादी, अपनी जनसंख्या, अपनी मानव शक्ति को उसको जो उससे जोड़कर तब जो है नहीं सोचते। जी। जंगल का जहां तक प्रश्न है तो आपने सुना होगा कि रवाई में बहुत बड़ा तिलारी मैदान में, जी। अरे वो तिलारी मैदान, तीरी के सीने के दाग, तिलारी के मैदान, आज के जलियांवाला बाग। तो जो जलियांवाला बाग में जो घटना घटी थी वो जो है वो तिलारी मैदान में 1930 में, जिस अच्छा। राजा के जमाने में वो अपने हक हकूकों के लिए लोगों ने बात की तो उन पर जो है गोलियां दाग दी और सैकड़ों लोग मर गए। कुछ जो है वहाँ यमुना में जो है वो उन्होंने छलांग लगा दी बचने के लिए, कुछ वहां मरे कुछ कहीं मरे। तो 1930 में भी वो जंगल के कानूनों के खिलाफ एक सामूहिक बगावत थी लोगों की। उसके बाद भी, आजादी के बाद भी, अब तक भी जंगल के कानून इस ढंग के नहीं बन पाए जो आजाद देश में होने चाहिए थे। और यदि जिस पर्यावरण की हम बात करते हैं, पर्यावरण बहुत सही बात है, पर वो एकांगी और एक पक्षीय बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। पर्यावरण पर्यावरण है, लेकिन किसका आवरण है, ये कौन है इसके केंद्र में। यदि आप मानव हितों को की उपेक्षा कर देंगे तो पर्यावरण किसके लिए है। तो इसलिए जंगल के कानूनों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, खास तौर पर उत्तराखंड बनने के बाद। जबकि इतना यहाँ जो है कम से कम, मुझे ठीक से आप याद नहीं, मैं भूल जाऊं, लिखा पड़ा है इस प्रकार की कि कितने वर्ग मीटर में इतने यहाँ जंगली जंगल हैं। जी। लेकिन ये जो हमारी वन संपदा है ये हमारे लिए संकट की पैदा कर रही है, बजाय इसको इससे जो है हमारे हमारे विकास में कोई नया आयाम होना चाहिए था, लेकिन ये संकट पैदा करें। भाई साहब एक और ये भी चल रहा है कि अभी जैसे चार धाम यात्रा को कनेक्ट करते हुए जो सड़कें बन रही हैं, उसमें सरकार का बड़ा विरोध हो रहा है कि आप इतने जंगल हटा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये बड़ी मिली-जुली सी एक वो आती है। कुछ लोग मानते हैं कि सड़कों की ज़रूरत है, जब तक सड़कें नहीं जुड़ेंगी हम लोग जो रेगुलर आम मतलब जनता की रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई डेवलपमेंट है या टूरिज़्म है वो डेवलप नहीं होगा, लोग वहाँ नहीं रुकेंगे। एक दूसरा तबका है लोगों का, वो ये सोचता है कि एक ही तो जगह रह गई है पहाड़, जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे वन है और आप उनको भी हटा रहे हैं।
और आप उत्तरांचल की पुरानी फाइलों को देखें जी तो मैंने इस पर बहुत लिखा है। जी और स्वर्गीय सुंदरलाल बोवना जी जो कि चिपको मूवमेंट के नायक थे बिल्कुल और पूरी दुनिया विश्वव्यापी जिनका काम रहा, तो मैं उनसे मेरी बहुत बहस हुआ करती थी अच्छा जब चिपको आंदोलन चलता था। अच्छा यानी मैं चिपको आंदोलन का तो समर्थन करता हूँ, लेकिन आप ये बात बताइए कि बाकी हमारा रोटी रोजी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य जो बाकी जीवन है हिमालय वासियों का, इसका क्या होगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? चलिए पर्यावरण है, मैंने एक बार लिखा भी था, हमको चाहिए पर्यावरण की खेती और पर्यटन का उद्योग। बहुत बढ़िया बिल्कुल पर्यावरण का हम खेती कर लेंगे, जी हमारे पास जंगल है, हम इसके जरिए देश को जो है अपना आब हवा देंगे, सब कुछ करेंगे प्राकृतिक जीवन से, पर हमारे उसका मकान का क्या होगा? बिल्कुल हम रहेंगे कहाँ? जी ये तो 21वीं शताब्दी है। जी अब अगर पहाड़ में जंगल कौन काटता है ये देखना पड़ेगा। जंगल में आम आदमी नहीं करता नुकसान, हाँ आम आदमी को काहे के लिए चाहिए काटना? उसने वो कोई व्यापार तो करता नहीं, उसको उसको चाहिए अपना छोटा मोटा मकान बनाने के लिए, अपने मवेशियों को रखने के लिए, चरान चुगान वगैरह के जो आका को कहे उसके, वो चाहिए उसको। बाकी उसने जंगल क्या करना? वो कोई तिजारत तो कर नहीं रहा, तिजारत कर रही है सरकार, उसकी एजेंसियां, उसके ठेकेदार। जी और क्योंकि वहां पर स्थितियां काबू से बाहर है, वो नहीं कर पाए, उन्होंने उसको खाने कमाने का जरिए, जैसे कुछ जंगल के माफिया पनप रहे हैं, जी तो कहीं जो है रेत और खनन के माफिया पनप रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। दीपिका जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे सपने अधूरे रह गए। हमने ये सोचा था लखनऊ से हमारा क्या क्या नुकसान था वहाँ उत्तर प्रदेश में, क्यों आए हम? मैं अभी उसी पे मूल प्रश्न ये है कि हम उत्तराखंड बनाया क्यों? जी जी इसकी जरूरत क्या थी? जी अरे हम तो देवभूमि है, हम तो जो है शंकर सभी के लिए एक सभी के लिए शंकराचार्य ने उस जमाने में जब यातायात के साधन नहीं थे और तमाम सारी कटने, चार धाम बनाए और तमाम ये सब किया जी केरल से आकर कहीं, जी तो हमको जरूरत नहीं थी, हम शांत थे, अपना सामुदायिक जीवन जीते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। हमारे यहाँ आग भी लोग आपस में बांटते थे, बांट के चूल्हे जलते थे, ये जीवन था। अब ये अस्तित्ववाद और ये तथाकथित विकासवाद जब आया तो एक एक होड़ पैदा हुई। अब वो पलायन भी वो पलायन का कारण भी वही होड़ है, वो प्रतिस्पर्धा। जो हमारा परंपरागत सामुदायिक जीवन था वो खत्म हो गया, बिल्कुल तो इसी से जुड़े हुए थे हमारे चरान चुगान, खेती बाड़ी, पशुपालन, ये सब जीवन जो अर्थ चक्र था उस ढंग का था। अब अंधेरा, अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की बहुत बात होती है इस देश में, थोड़ा प्रश्न से बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं बिल्कुल मैं बल्कि उस हाँ प्रसंग में आऊंगी हाँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आजकल चल रहा है वो ये चल रहा है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हाँ। डेमोग्राफी बदल रही है। उत्तराखंड जो कि देवभूमि था, जहाँ पे हिंदुओं का बाहुल्य था, वहाँ कहा जाता है कि अब धीरे धीरे जो है विधर्मी या दूसरे धर्म के लोग बस रहे हैं और उसका पूरा का पूरा जो एक उत्तराखंड का एक बहुत सैक्रोसेंट जो एक आइडेंटिटी थी वो खत्म हो रही है। देखिए ऐसा आइडेंटिटी जितना ज्यादा आप मशीनीकरण करेंगे, अब जैसे हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे धाम रहे हैं, इनको जो है इनको आप जो है प्रचार का केंद्र बना देंगे, तो जो आध्यात्मिक चेतना है और जो उसका उसकी पवित्रता है तो नष्ट होगी। तो आप जो है वहाँ फोटोग्राफी शुरू कर देंगे, तो आप वहां से कभी सब खबरें आती है कि वहां से सोना गायब हो गया, कभी कुछ होता है कभी कुछ, ये सब क्यों हो रहा है? मैं अल्पसंख्यक उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए हो सकता है बहुत सारे मामलों में जो मैं धारा के विपरीत कुछ बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो आपका हाँ, पॉइंट है मैं धारा की भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि
धार्मिक मामलों में तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की आप बात कर लेते हैं, लेकिन कुल मिला के डेमोग्राफी और उसकी बात और ये सब जो कर रहे हैं, तो कुल मिला के देखिए कि हमारी आबादी का कितना हिस्सा आज जो है वो गांव में रह रहा है, कितना हिस्सा शहर में रह रहा है। जी जितना केंद्रीयकरण आप तमाम चीजों का करते रहेंगे, अगर मैं तो 75-25 का रेशियो भी रखें या 80-20 का रखें, गांधी ने कहा था भारत गांवों का देश है। अब ये गांवों का देश, आप उन गांवों की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं, ये मूल प्रश्न है। भाई साहब, क्या दिक्कत आती है? मतलब इज इट अ प्रॉब्लम ऑफ विल, इंटेंट? किस चीज की कमी है कि हमारे, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से बहुत सी योजनाएं निकालती है, लेकिन क्या दिक्कत आती है कि वो योजनाएं गांव तक, खासकर पहाड़ी गांव तक नहीं? क्योंकि अगर मैं देखूं तो प्लेन्स के जो गांव है ना, वहाँ काफी हद तक लोग उन योजनाओं का बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी गांव तक वो पहुंचने में क्या दिक्कत आ रही है और क्यों दिक्कत आ रही है? एक तो हमारी विशिष्ट भौगोलिक स्थितियां हैं, जी और कोई पैदल नहीं चलना चाहता जी आजकल। जी। और पहाड़ी इलाके में तो वैसे ही बहुत आना कोई पैदल ही नहीं चलना चाहता। जी मुझ जैसा आदमी जिसने पूरे जीवन भर पगडंडियां नापी हैं, गांव गांव में गया हूँ और लोगों के हर सुख दुख में शामिल होने की कोशिश, उस जमाने अपनी छोटी सी सीमाओं में सीमित कर जितना मैं कर सकता था, सड़क, बिजली, पानी, टेलीफोन, स्कूल वगैरह वगैरह। अब हम लोगों ने जो स्कूल आंदोलन करके खुलवाए थे कहीं, वो आज सब बंद होने के कगार पे हैं पहाड़ में। ओ क्यों हो रहे हैं बंद? ये कोई जवाब तो दे कोई इसका, क्यों हो रहे हैं स्कूल बंद? सड़कें अगर बनी हैं तो उनका रख रखाव और उन पे गड्ढे और तमाम सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद सरकार का काम और क्या है? सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, ये सभी तो काम है, स्वास्थ्य, छोटे मोटे, और क्या काम है यहाँ? तो अगर ये सही नहीं है तो क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं, कई लोग मुझको कहते हैं आप व्यवस्था विरोधी हैं। मैंने कहा मैं, एक तो खून में भी इनकलाब है उस जमाने। सबके खून में हाँ तुम याद। हाँ, हमने कभी समझौता परस्त हम नहीं रहे, समझौते होने नहीं किए। अब दूसरी बात, हम जब देख रहे हैं भाई, हम टैक्स पेयर हैं, हम देख रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं भाई, सब कुछ कर सकलाना का। मैं ये उदाहरण आपको देता हूँ, आप कहेंगे सगलाना की बात कर रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले कह दिया कि सगलाना के बहाने में पूरा परिदृश्य उभारना चाहता हूँ विकास का। हम एक डिग्री कॉलेज की बात करते रहे हैं, अब आज के जमाने में डिग्री कॉलेज कोई बहुत बड़ी बात है क्या? Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. जिस स्कूल का जो है हमने स्थापना की अभी पिछले दिसंबर, 1 दिसंबर को उसके 50 साल का मनाया लोगों ने। अच्छा मैं भी था उसमें, अच्छा स्वर्ण जयंती। जी तो उसमें आए थे कुछ लोग, कद्दावर किस्म के लोग भी थे, कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ प्रशासन से जुड़े लोग। मैंने कहा कि भाई इतना प्रमोशन हो रहा है तमाम चीजों का, जी इसके 50-60 साल हो गए इस स्कूल को, इसको डिग्री कॉलेज क्यों नहीं होता? ये ठीक बात है। कोई जवाब नहीं। तो ये राजनीति छोटी मोटी चीजें लोगों के आड़े आप ही है। तो अगर ये चीजों से हटकर सोचा जाए विकास के मामले में, चाहे कोई किसी दल का है, कोई किसी दल का है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? स्कूल खुलेंगे तो सभी के बच्चे तो पढ़ेंगे है ना? तो ये सोच की कमी है। इस सोच को डेवलप करने के लिए जो गांव-गांव स्तर पर जो कार्यकर्ताओं का निर्माण होता था, रचनात्मक कार्यकर्ता, उनका अभाव है। व्यावसायिक चिंतन हो गया हर चीज का। तो कोई ठेकेदारी में लगा है, तो कोई मेरे फलाने को ठेका दे दे, मेरे फलाने, ये सब काम हो रहे हैं। तो उसके कारण जो पहाड़ की जो पवित्रता थी, जो आध्यात्मिक चेतना थी, जो हम पूरी, जब हम इस बात को कहने मुझे कोई एतराज नहीं है कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तो हम किसी काम के लिए कहीं लखनऊ जाते थे तो हमको बड़ी इज्जत लोग देते थे, उत्तराखंड के लोग हैं।
जी इनका इनका पहले करो भाई, इनको आज हम यहाँ हैं, वहाँ कोई सुनता ही नहीं। अभी कोई सुनता ही नहीं है जी कि देहरादून ये हमारा पूरा जीवन कट गया है। फिर सचिवालय में जाओ, कहीं जाओ, चरम उपेक्षा का भाव है। तो जनतंत्र में जन को मजबूत जितना होना चाहिए, तंत्र आज मजबूत हो रहा है, जन कमजोर हो रहा है। और कहने का मतलब है कि जल जंगल जमीन के साथ जन को जन। मजबूत करना। जन को मजबूत कर, तब तक जल जंगल से प्रकृति ने तो हमको बहुत कुछ दे रखा है, हम प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न हैं, परंतु चिंतन और भौतिक रूप से हम विपन्न हैं। क्योंकि हमको ये कहा गया कि बिना पैसे पूंजी, मैंने तमाम सोची, मैं नहीं कि भाई हमारे पास तो जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हमने बहुत पहले की जी है ना, पर हम कहीं एक तरफ झुका, इनमें संतुलन होना जरूरी है संतुलन होना जीवन में। बिल्कुल। तो अगर आप पैसे पे ही झुक गए हैं जी और हर चीज पैसे को केंद्र में रख कर ही कर रहे हैं, तो बाकी सब चीजें अपने आप उपेक्षित हो जाएंगी। बिल्कुल तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि हमारी समाज रचना जिस ढंग की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें महल तो खड़े कर रहे हैं, पर बुनियादी चीजों को भूल रहे हैं, जो कम से कम हमारे ग्रामीण परिवेश में जो जिंदा है आज भी। आपने देखी होंगी, आप काफी दिनों से गांव की तरफ अब आ रही हैं, जी आपने देखा होगा कि एक खबर होती है कि जी लिपिका जी आज यहाँ है। जी अब महानगरीय जीवन में ये बहुत छोटी मोटी मामूली बातें मानी जाती है, जी लेकिन अभी भी उस समाज में उस ढंग की चीजें हैं। बिल्कुल तो उस समाज को इसीलिए मेरा जुड़ाव है, और मैं मानता हूँ कि जब तक सामर्थ्य है थोड़ा बहुत अपने जहाँ पैदा हुई इस मिट्टी का को जरेना है, उसको किसी न किसी रूप में चुकाना है। भाई साहब आपने ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की और उस बात का उद्गम होता है जब आपने सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात की। जी अ, उत्तराखंड की महिलाएं हमेशा से आई थिंक वही मैं आज भी मेरा मानना है कि वही एक कारण है कि हमारी थोड़ी बहुत भी अगर संस्कृति बची है और हमारी जो सभ्यता है या हमारा जो हमारा धार्मिक झुकाव है वो हमारी महिलाओं की वजह से। जी गांव में सबसे ज्यादा कठिन अगर किसी का जीवन है तो वो महिलाओं का है। जी जी मतलब मैं अगर मुझे बोलने में कहीं ना कहीं इस बात में झिझक भी आ रही है, लेकिन अगर जानवरों से भी अगर खराब स्थिति या जो वो है रही है वो महिलाओं की रही है उत्तराखंड। उत्तराखंड की महिलाओं ने चिपको आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी उन्होंने उत्तराखंड के बनने के लिए बहुत बलिदान दिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी वहां भी रही। लेकिन आज भी गांव की महिलाओं का बहुत ज़्यादा उनके जो सिचुएशन है उसमें बहुत फ़र्क आया नहीं है। थोड़ा-सा मैं आपसे इस बारे में बातचीत करना चाहूँगी। आपके विचार में पहले तो कुछ ऐसी महिलाओं का ज़िक्र करें जो बहुत महत्वपूर्ण रहीं गढ़वाल के लिए। और दूसरा आपके विचार में ऐसा क्या कारण रहा कि एक फैमिली का जो सेंटर होता है, जो बैकबोन होती है, वो महिला होती है और वो होने के बावजूद भी आज पहाड़ी महिला अपने आप को कई मामलों में अभी भी अपूर्ण देख रही है। उस तरह से उनके प्रति जो है कार्य नहीं हुए हैं जिस तरह से होने चाहिए, जबकि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां हर क्षेत्र में आगे रही हैं। देखिए, इसकी पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड के अगर संदर्भ में बात हो रही है या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो रही है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है तो वहाँ तो बार बार ये सवाल उठता रहा है कि महिलाओं के लिए इतना % होना चाहिए, लेकिन ये बिल आते हैं और थम जाते हैं। समझाते हैं। तो इनको पूर्ण कब होगी भगवान जाने, उस राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं मानवीय दृष्टि से बात करता हूँ कि हमारी आधी आबादी जो है उसको उसकी उपेक्षा करके हम जीवन में सफलता नहीं हासिल कर सकते। चाहे वो घर चूल्हे से घर की उसकी बात हो,
चाहे वो राजनीति की बात हो, साहित्य की हो, शिक्षा की हो। जी अब शिक्षा पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जी है अभी में महिलाओं के लिए 30% कुछ रिजर्वेशन हुए हैं, पंचायतों में हुए हैं। नहीं, महिलाओं को ला तो रहे हैं सामने, जैसे हमारे गांव की भी जो है प्रधान महिलाएं हैं, हाँ, महिलाएं। रिजर्वेशन की वजह से उन्हें वो जगह मिल रही है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि उस रिजर्वेशन में जो वो जगह प्राप्त कर रही हैं, उस जगह को का वो मतलब उस रोल का वो निर्वहन कर पा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर और भी कई जिम्मेदारियां रहती हैं, वो उस बैलेंस को बना ही नहीं पा रही हैं कहीं। परंपरागत स्थिति ये रही है पहाड़ों की जी कि महिला का जो श्रम है वो आज तक आर्थिक श्रम के का दर्जा उसको नहीं मिल पाया। जी जी अनार्थिक श्रम, सुबह 6 बजे उठकर और रात को 11 बजे तक जो जुटी हुए हैं, कितने घंटे का श्रम हो गया। पुरुष वर्ग तो कहीं 8 घंटे से काम करके आ गया, वो आ गया कि भाई ये काम किया है, आज इतना कमा के लाया हूँ, तो उसका तो आर्थिक मूल्यांकन हो गया। जी महिला के श्रम का आर्थिक मूल्यांकन नहीं हो पाई है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी और उसको वो नियति मान बैठी है अपना। यद्यपि अभी चेतना आ गई है, अब कोई ऐसी बात नहीं, अब नौकरी पेशा है, कहीं और जगह है, कुछ कर रहे हैं, समूह बन रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, महिलाएं कुछ कर रही हैं, लेकिन जो सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसका कारण जो है वो एक प्रकार की आर्थिक गुलामी भी है। अभी जी ये माना जाता है कि पुरुष के बिना महिला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कई मायनों में है भी, ये समाज को जोड़े रखने का एक अनुशासन बनाया हुआ है, पर इसके भीतर भी एक शोषण की प्रवृत्ति जब आ जाती है तो बहुत दयनीय स्थिति में महिलाएं। यद्यपि अब बहुत कुछ बदलाव हो गया है। मैंने तो उस हमारे जमाने में शुरू में बचपन की यादें जब आती है, अरे बाबा, आजकल के मौसम में ये जाड़े का मौसम है, इतने इतने की बर्फ में जूते भी नहीं होते थे उस जमाने में, नंगे पाँव, और कितना काम करते थे हम लोग। और हम लोग जो है बैठ के ताश खेल रहे हैं, अपना आग सेक रहे हैं, जी सब कर रहे हैं, कैसे पी पा के भी आ गए तो उल्टी मार पीट और कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं, ये कलंक है हम पर, इस कलंक को धोना चाहिए। और नई पीढ़ी को जो समानता की बात करती सोचती है, वो घर से ही समानता शुरू कर देनी चाहिए। जब तक घर में ही असमान व्यवहार है हमारा और हम एक सामंती प्रवृत्ति, इस 21वीं शताब्दी में भी सामंती उसके शिकार है, तो कैसे चलेगा घर में। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। सुंदरलाल जी से उत्तराखंड आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, वहाँ महिलाओं का योगदान रहा। गौरा देवी को कौन भूल सकता है, बिल्कुल कितना बड़ा, तीनों रोते थे और पहले की। बिल्कुल बहुत यानी दौरानी का गीत सुनते होंगे आप, जी सुना होगा। जी तो कितने बोल्ड तरीके से जो है उन्होंने काम किया उस जमाने में भी। ये प्रतीक है, ये छोटे छोटे प्रतीक हैं। और आज भी हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर अगर महिलाओं को साथ चले तो स्त्री शक्ति तो शक्ति है, भी बहुत बड़ी शक्ति है। मैं स्वयं गवाह हूँ उत्तराखंड मामले का, मुजफ्फरनगर कांड का। रामपुर चौराहे पर हमने उस काल राज्य को क्या भोगा था मुझे पता है, मैंने स्वयं भुक्त भोगी हूँ वहां का। और उस समय महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न जो हुआ, तभी तो कह रहा हूं कि ये हमको कोई तस्तरी पर थोड़ी मिला है पुरस्कार। अरे उत्तराखंड आंदोलन हमारी इसके लिए पसीना बहाया, खून बहाया, कब मिला। अब इसका आराप देखो, सपने इतने साल बाद जो स्कूल हमने खोले थे वो बचाने मुश्किल हो गए। बिल्कुल क्यों, क्या कारण है। ये एक महिला, एक अध्यापक या अध्यापिका जो यहाँ पब्लिक स्कूलों में शहरों में 10-15 हजार रुपए में जिसका शोषण हो रहा है, वो उस जीवन को सुंदर मान रही है, बजाय उसको जहाँ वो कम से कम 70-80 हजार लाख रुपए भी पा रहे हैं लोग।
तो वहां क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बम? इसके लिए किस स्तर पर जागरूकता की जरूरत है? एक नया आंदोलन बिल्डअप होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। स्कूल बचाओ आंदोलन, बिल्कुल है। उस समय स्कूल खोलो आंदोलन था, अब स्कूल बचाओ आंदोलन होना चाहिए। हमारे साथ सोमारी लाल उनियाल जी हैं, मेरे भाई साहब हैं, और हम इनसे एक लंबी चर्चा में हैं। अपने क्षेत्र, अपने गांव और टिहरी विरासत और उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं उनसे। वापस से इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ते हैं। भाई साहब, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, तो थोड़ा सा अगर एक स्टेप पीछे चलें, और बहुत सी महानुभूतियाँ हमारे उत्तराखंड से उपजी हैं। बहुत से ऐसे हीरोज़ हैं जिनके बारे में पता भी है, लेकिन बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। शायद कुछ जनरेशन्स बाद हम लोग भी उनके बारे में जो है भूल चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अभी भी हमारी स्मृतियों में ताज़ा हैं, क्योंकि सरकार उनको लेकर कोई एक दिवस स्थापित करती है, और उस दिवस पे हम जो है उनकी स्मृति को दोबारा से पुनर्जीवित करते हैं। उनमें से एक ऐसी स्मृति है श्रीदेव सुमन जी। श्रीदेव सुमन जी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आई थिंक राजा के अगेंस्ट उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था अपने लेखनी के माध्यम से, जिसके चलते शायद उन्हें बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी। 209 दिन का कारावास झेलना पड़ा, और उसके दौरान 84 दिन के लिए भूख हड़ताल उन्होंने की, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मैं चाहती हूँ, और आप उनके सानिध्य में रहे हैं, आपका उनके साथ परिचय रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं। श्रीदेव सुमन जी कौन थे? क्या उनका इम्पैक्ट था उत्तराखंड में? देखिए, ऐसा है कि मैं सुमन जी मेरे समकालीन तो नहीं थे, पर मेरे चाचा मनोहर लाल श्रीमन, जो एक बड़े रिनाउंड पोएट भी थे, ये उनके साथ रहे। जी और जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि एक विरासत की बात अपने गांव में, जी जहाँ से जो है आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जी। तो सुमन जी उस कुटिया में भी आए थे अच्छा। उस जमाने। जी और वहीं से जो है वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते थे, दोनों मिलकर। साहित्यिक मित्र थे दोनों। जी तो सुमन जी भी लिखते थे। जी असली नाम सृदेव था, जी। सुमन जो है वो उनका नाम। पेन नाम था। जी जी और जिधर मनोहर लाल थे, जी जी उनका नाम था श्रीमन। जी। तो श्रीमन और सुमन साहित्यिक मित्रता भी थी। हाउ वंडरफुल। मैं अच्छा। सुमन जी के बारे में उस जमाने में जितना बचपन में सुनता था, जी। वो मेरे मन में है अभी। तो आपने उन्हें देखा नहीं? नहीं, मैं वो मेरे समकालीन में, मेरा जन्म 42 का है। अच्छा। जी 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 मेरा जन्म 42 का है, तो 42 में तो ये मेरे चाचा जी और सुमन जी और जितना वो क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल में होते थे। जी 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 मेरे चाचा मनोहर लाल श्रीवन थे, जी। उन्होंने जेल की दीवार पर एक कविता लिखी थी। अच्छा अच्छा। जब वो जेल में गए, जी तो उन्होंने मांग की, "भाई, आपको क्या चाहिए?" उन्होंने कहा, "भाई, एक कलिए मुझे ये पेन दे दीजिए, कलम दे दीजिए, कि थोड़ा कागज दे दीजिए।" कुछ नहीं मिला, जी कोई सवाल ही नहीं। जी तो उनके जब भाव उमड़े वहाँ, तो क्या करे वो, क्या करे, क्या करे? वहाँ एक कोयले का टुकड़ा उनको मिला जी जेल में। उस कोयले के टुकड़े से उन्होंने जेल की दीवार पर जो है कविता लिख दी। जी। तो कुछ लाइनें हैं उसकी। रक्त रंजित पथ हमारा, हम पथिक हैं आग वाले, हम्म। आग का हम राग गाते, पाप की दुनिया जलाते, जी हम वही हैं वज्र के, जल जिन्होंने शहर डाले, जी। रक्त रंजित पथ हमारा। बहुत अब ये कविता थी। अब वो पूरी दीवार जो है भाग गई। जी अब आया वो जेल दरोगा। जी उस जमाने मोहन सिंह एक जेल दरोगा होते। जी। अब आए ये तुमकी दीवार में क्यों खराब करती है? हम्म देखा, देखिए मैंने आपसे जो है पेन मांगा था, हम्म। आपने, मैं कर ही हूँ, जी मेरी और क्या जरूरत हो सकती थी? हम्म
तो मैं नेशनल लिख दी। जी 1 दर्जन बेत लगे हम्म जेल में उस कविता पर, कभी बेहोश हो गया। इस रंग के अनेक अनेक स्मृतियां हैं। तो सुमन जी की जब जब आजादी के बाद जो है पीर स्टेट जो है वो अ, देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, हम्म लेकिन टीरी को आजादी 15 जनवरी 1948 में मिली, हम्म करीब करीब 1 साल बाद। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जी 15 अगस्त 1947 हो गया, लेकिन टीरी टीरी में राजा का राज था, जी और जहाँ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, वो तो 15 अगस्त, यहाँ जो है ये लड़ाई जो है राजा के राज की चल रही थी, और जैसे यहाँ से डायरेक्ट हस्तक्षेप जो है अंग्रेजों का नहीं था, तो राजा का था। तो इसलिए आज़ादी जो है घोषित नहीं हुई यहाँ, यहाँ स्टेट थी जाके। तब जो है जब सन 47 में आखिरी बलिदान नागेंद्र सकलानी का हुआ, वहाँ कीर्ति नगर में गोली लगी थी छाती पर, उसके बाद जो है फिर वहाँ से जुलूस आया था, लंबी कहानी है। फिर जो है 15 जनवरी 11 जनवरी को वहाँ शहीद हुए थे वो नागिन सकलानी, मोनू भटवारी, और तब आए थे, तो तब जाके टीरी में आकर जो है उस दिन तख्ता पलट हुआ था, जी बहुत 15 जनवरी 1948 को। जी तो गए जब आज़ादी मिल गई, तब 1 साल तक टीरी में इंटरिम गवर्नमेंट रही। अच्छा बाकी तो जो है उत्तर प्रदेश, कुछ हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य, हाँ जी, राज्य घोषित होगा जी उत्तर प्रदेश इसका उत्तर, अब ये था कि सवाल कि उसका क्या होगा, यह अलग राज्य तो टीरी हो सकता। जी तो इसे 1 साल तक वह स्थानीय चुनी हुई सरकार वहाँ यहाँ रही। जी उस जमाने में जबकि टीरी में जो है सरकार बन गई, जी तो श्रीमंत जी जो है ना पेरा दुना के हमारे साथ वो यहाँ आए, वो लोग जो है वहाँ के कि श्रीमंत जी अब चलिए आप, सुबह जी का जिस दिन मूर्ति का अनावरण होना था, आज आप मैदान में, कि तो श्रीमंत जी उस दिन वहाँ गए थे, और वहाँ जो है उससे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, वीर तुम्हारे लिए हमारे कोटि कोटि अभिनंदन सर। हाँ विनय लक्ष्मी सुमन जी की पत्नी थी। जी 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 विनय लक्ष्मी की माथे की किसने सु सिंदूर मिटाई, हरी भरी दुनिया में उसकी किसने सहसा हाथ लगाई, कौन लुटेरा लूट ले गया उसका दम सर्वस्व छीन कर, इतिहासों की कसम हमें जो रखे अधूरा काम तुम्हारा, युग युग की सौगंध हमें जो करे ने पूरा दे तुम्हारा। क्या ध्येय था? भाई साहब, सुमन जी का क्या ध्येय था? सुमन जी का ध्येय था आजादी, आजादी थी, लेकिन सुमन जी जो है वो गांधीवादी रास्ते से उस आजादी की भी लड़ाई लड़ रहे, जी अहिंसक तरीके से, जी लेकिन उनका बद जो हुआ ही पता है, जी ये 84 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की, जी और जब वो नहीं झुका सके, उनकी भूख हड़ताल खत्म नहीं कर सके, अंत में जो है उनकी एक प्रकार से हत्या कर दी गई, और उनको तेलंगाना नदी में उनकी लाश को फेंक दिया गया। ये तो सुमन जी नदी नदी में क्यों फेंका गया ना उनकी ये लाश? फेंक दिया गया कि वो भवन की व्यवस्था में जानते थे कि अगर पता लगेगा लोगों को यहाँ बाहर, जी तो यहाँ जो है विप्लव न हो जाए, जी इसलिए रात के अंधेरे में जो है वहाँ कर दिया था उसको, जो है रास्ते में पड़ी रही चीजें, ये हो गया कि सुमन जी की स्वाभाविक मौत हो गई। जी पर आपका मतलब आपका मानना है कि हत्या की गई थी उनकी? जी जी वो करता कि तोड़ा नहीं सके वो, जी बिल्कुल बिल्कुल और वो जो है उनके जो सुमन जी की जितनी हालत वहाँ से जो समाचार आ रहे थे, वो स्टेट में आग सुलग रही थी जगह जगह। जी तो खैर वो उस ढंग से हो गया था सुमन जी का। तो सुमन जी तो एक अद्भुत, जवाहरलाल नेहरू ने सुमन जी को की उसको उसका संज्ञान लिया था स्वयं, और ये कहा था कि अगर कहीं आज़ादी की लड़ाई देखनी है तो
दिया। अच्छा। हाँ, हम्म, ये हिस्ट्री से सीखना चाहिए। हम्म, जी जी। खैर और लंबा इतिहास है। हाँ, उस लंबे इतिहास में लेकिन सुमन जी का आ, बहुत बड़ा योगदान, वो जो है देसी राज्य परिषद के जी मेंबर। जी, वो क्या था? देखिए ऑल इंडिया लेवल पर जो है वो स्टेट्स जो थी, ये स्टेट्स के लिए जो है एक एक अलग परिषद बनाई थी गांधी जी। जी, अच्छा, तो सुमन जी जो है उसके मेंबर थे, यहाँ से हिमाचल और केरल स्टेट्स अच्छा। उस जमाने में। हम्म, हाँ, वहां से उनसे जुड़ाव था उनका जी डायरेक्ट जी गांधी जी से भी लोग। जी जी। ये था जब कहीं झुका नहीं पाए उनको, तब अंत विजय खैर तभी हुआ। और उससे ये हुआ कि उनके साथ जो टीम खड़ी हो गई थी, जी। अद्भुत टीम थी 42 में, हम्म, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई। हम्म। और तब आगे चलकर जो है उसमें वामपंथी चेतना भी आई। ये जो है चंद्र सिंह गढ़वाली कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए थे। जी जी उसके बाद जी वहाँ नागिन सकलानी भी कम्युनिस्ट थे, जी सकलाना के थे, जी चार गांव के। जी। पुजार गांव के, जी। वो हम्म उन्होंने किसान आंदोलन को जो है वो रंग देना शुरू किया। हम्म। यद्यपि प्रजामंडल जो आजादी की लड़ाई का अध्याय बना था, जी। उसमें डायरेक्ट छेड़छाड़ नहीं की इन्होंने अंतर्गत, हम्म पर ये माना जा सकता था कि वो जो वामपंथी चेतना थी थोड़ा, हम्म। वो इनके साथ प्रजामंडल के साथ जुड़कर काम कर रही थी अच्छा। आजादी की लड़ाई में। जी जी। एक दो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आजकल चल रही हैं, उनमें से एक है भू कानून। भू कानून पे अभी बहुत सारे लोग सड़कों पे भी उतरे। अ, बाहर से लोग यहाँ की जमीनें खरीद रहे हैं, और जहाँ हम एक और पलायन की बात कर रहे हैं, यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ बस रहे हैं। और वो बसावट इस तरह की हो रही है कि एक नेचुरल वो नहीं है, हैबिटेट नहीं है, वो एक कृत्रिम किस्म की बसावट है, जहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, जो कि पहाड़ी जो इकोलॉजी है उसको वो नहीं करते। तो आप थोड़ा सा इस पे भी अपनी राय बताएं कि वो कानून क्या है, और क्या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये कि ये कानून आए। मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि इसके पीछे जो हमारा कंसेप्ट था अलग उत्तराखंड राज्य की का, वो इसके पीछे सन ऑफ द सॉइल वाली धारणा है। भूमि पुत्र, धरती पुत्र की धारणा है। तो सब धरती पुत्र ही हैं हम, लेकिन ये देश इतना विविधता भरा देश है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, विभिन्न भौगोलिक स्थितियां, तापमान, विभिन्न तापमान, विभिन्न हिमालय से की ऊंचाइयां, समुद्र स्तर से अलग अलग ऊंचाइयां। आजकल दिसंबर में हम जाड़े में बाहर नहीं रह रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हम एक कमीज में घूम सकते हैं। तो इतनी विविधताएं इस देश में प्राकृतिक रूप से भी। तो इन विविधताओं में हमारा जो नियोजन है, एक जैसा नियोजन कैसे हो सकता है। मैं उत्तराखंड के विकास के बारे में जब बात होती है तो मैं सन ऑफ द सॉइल की बात करता हूँ, और मैं इस सॉइल की बात भी करता हूँ। जो अपराध हमसे हुआ है, ये हुआ है कि हमने पहाड़ की जमीन का टेस्ट नहीं किया, मृदा परीक्षण और मिट्टी परीक्षण नहीं किया, जो बेसिक काम होना चाहिए था। जरा बताएं क्यों जरूरी। इसलिए कि हम 2000 फीट पर जो ऊंचाई पे जो मिट्टी है, या 4000 फीट पर या 5000 फीट पर है, जितना जा अलग अलग है वो बढ़ता रहता है, वो मिट्टी की क्वालिटी और गुण जो है बढ़ता रहता है। हम एक जैसा बीज बो रहे हैं, एक जैसे पेड़ लगा रहे हैं अंधेरे में। तो इसलिए उत्तराखंड की सरकार को चाहिए था को मृदा परीक्षण और मिट्टी का परीक्षण करवाए। एक
दूसरा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए था, अच्छा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। हमारे पास जितने हाथ हैं, इन हाथों को हम कहाँ खपाएंगे? स्किल, किस स्किल में कौन fit होता है? किस इसमें क्या होता है? हमारे पास स्किल्ड कितने हैं, हमारे पास अनस्किल्ड कितने हैं? आज हमारे पास खेती और मजदूर तो है नहीं, जो जैसे मैदानी इलाकों में जो है बड़ी बड़ी जमींदार होते हैं, उनको खेती और मजदूर होते हैं, उनको खरीद लेते हैं या बंधुआ रख देते हैं। हमारे यहाँ तो गांव में जो छोटा काश्तकार भी है, वो अपनी जमीन का मालिक है, उसके घर में एक भैंस बंधी है, एक गाय बंधी है, उसकी पत्नी की नाक में नथुली भी होगी छोटी सी। तो हमारी संरचना दूसरे ढंग की है। हम उसी फीते से हमको कैसे माप सकते हो, जैसे जो है मैदानी इलाके में। तो इसलिए सन ऑफ द सॉइल की के कंसेप्ट को लेकर उत्तराखंड की परिकल्पना हमने की थी, वे नहीं हुई पूरी। उसके लिए मैं जैसा कह रहा हूँ कि मिट्टी परीक्षण, क्योंकि खेती बाड़ी ही हमारा परंपरागत वो है व्यवसाय, और तो कुछ नहीं। हम इतने पढ़ेंगे कि नौकरी से, खेती बाड़ी से ही जीवित रहे, खेती बाड़ी से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया। अब वो खेती बाड़ी में तुम जाओ, सारे खेत बंजर मिलेंगे। कि उत्तराखंड राज्य का जो है तुरंत लाभ हमको ये मिला कि हम खेत खेत आबाद थे हमारे, वो बंजर हो गए, मकान बने हुए थे वो खंडहर हो गए। कौन इसके एवरेज में विकसित कौन हुआ? जिसने पहाड़ छोड़कर यहाँ सीमेंट कंक्रीट के जंगल में जो शामिल हो गया, है ना, एक। और या वो ठेकेदार जिसने जो है कमीशन खा के जो है लोगों की जमीनें बिकवा रहा है। अब भू कानून की बात है, अगर भू कानून बनता जैसे कि हिमाचल बना अलग राज्य, उन्होंने सबसे पहले कानून बनाया, यहाँ बाहर के लोगों को जो है नहीं कर ही पाएगा कोई। तो इस बारे में बात तो जब भी हाँ, तो देखो तो फिर तब सन सॉइल की बात हुई। अब हो ये रहा है इस समय कि वहां का लोग तो रोजगार के लिए आज भी पलायन जारी है उसका, और यहाँ का आदमी जो है उधर बढ़ रहा है और जमीनें खरीद रहा है और लोगों की गरीबी का फायदा उठा रहा है। लोगों के पास कैश कहाँ से आएगा? पैसा नहीं है लोगों के पास। जमीन बेच रहे हैं, कोई लड़की की शादी के लिए बेच रहा है, कोई मकान कहीं बनाना है उसके लिए बेच रहा है, कोई देहरादून में खरीदने के लिए बेच रहा है। तो हमारा तो पर्पस डिफीट हो गया उत्तराखंड राज्य का, जो हमने एक स्वावलंबी राज्य बनाने की बात चले थी। स्वावलंबन कहाँ से होगा जब हम कदम कदम पर दूसरे पे निर्भर है? तो उस जमीन का स्वामित्व जो है, स्वामी जिनको पता नहीं हल्के फल का, वो बन गए जमीन के मालिक। जिनको पता नहीं हल्का से चलता है, हल्का फल को क्या होता है, वो जमीन के मालिक है। ऐस कर रहे हैं, दूसरी जगह से अपना कमा रहे हैं, नफा मुनाफे भी चल रहे हैं। इसलिए भू कानून अगर हो जाएगा तो जमीन की खरीद फरोख्त पर जो है कुछ रोक लगेगी, नियंत्रण लगेगा, और वहां के आदमी के लिए जरूरी कर दिया जाए कि जो जमीन आबाद ली है उसको सरकार ले ले। आपने एक बात कही थी अभी पीछे, जो हमारा पिछला सेगमेंट था उसमें, कि हम जंगल नहीं काटते हैं। अगर एक गरीब आदमी या गांव का आदमी घर बनाना चाहता है तो आप जो है लोहा, कंक्रीट, ये सब जो है उसमें दीजिए, स्पेशल रेट्स में दीजिए ताकि वो घर बना सके। लेकिन एक प्रॉब्लम, जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ये भी है कि शायद पहाड़ उतना उस तरह का कंस्ट्रक्शन के आदी नहीं है। तो उस बारे में आपका क्या विचार है? ये जो आजकल सब जगह जो ये कंक्रीट के घर बन रहे हैं, क्या पहाड़ वाक़ई इस चीज़ के लिए तैयार है? 4-4 मंजिलें इमारतें चल रही हैं, हाट मसूरी जाएँ तो एकदम पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। या तो हम अपना कोई मॉडल विकसित करें। हमारे यहाँ हिमाचल में लकड़ी के घर हैं, टिहरी जिले के भी कुछ इलाके में, जौनपुर और उस इलाके में लकड़ी के घर हैं। अब लकड़ी के घर कहाँ से बनेंगे जब हमको जो है लकड़ी नहीं मिलेगी, तो लकड़ी के घर कहाँ से मिले? तो जब लकड़ी के घर नहीं मिलेंगे तो विकल्प क्या है?
बढ़ाना पड़ेगा और सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर। वो कानून में ऐसा भी कुछ मांग है कि ना जैसे दो मंजिला या उससे ज्यादा नहीं कर सकते, या अभी सिर्फ भूमि के अंदर है? अभी भूमि का है, अभी उसका उसका नहीं है, क्योंकि वहाँ जितनी गांवों की शांति भंग होगी, जितनी इन कानूनों का जो शहरी कानून है वहाँ जाएंगे। जैसे प्राधिकरण वगैरह बनते हैं, तो मसूरी विकास प्राधिकरण है, एक देहरादून विकास, तो वहाँ जाएंगे तो लोगों पे जो है लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। इस समय तो लोग अपने कच्चे घरों में रहे, पक्कों में रहे, आजादी से रहते हैं। असली बात है कि आप जमीन का प्रबंधन क्या कर रहे हैं। एक तो जमीन जो है बंजर पड़ गई है, मानव श्रम नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात यह है कि जिनके पास करना भी चाहते हैं थोड़ा बहुत, वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं फसल की। सुंदरलाल जी से जो मेरी बहस होती थी, मैंने चिंता इसलिए कि आप एकांगी सोच छोड़िए, ये भी सोचिए कि जब हमने पेड़ लगाओ अभियान छेड़ा, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वो तो खाली हो गए। वहां तो ठेकेदारी प्रथा में जो है कुछ वन निगम ने काटा, कुछ जंग ठेकेदारों ने काटा, और जो हमारी नापशुदा जमीन है, नाप लैंड है, वहां बोले कि आप पेड़ पनपाओ, तो हमने पेड़ पनपाए, और काटने नहीं दिया, जंगल हो गया। जंगल हो गया तो चिड़िया भी वहां नुकसान पहुंचाएगी, जंगली जानवर भी वहां घर घर बन गए उनके, तो उनके बीच में खेती बाड़ी कैसे होगी। तो ये होना चाहिए कि एक तो चरान चुगान के क्षेत्र जो है घोषित हो जाने चाहिए, ताकि हम पशुपालन कर सकें। पशुओं को चारा कहाँ से देंगे, एक। और दूसरा, मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए कि किस एल्टीट्यूड पे कौन सी खेती, कौन सा पौधा हो सकता है, और योजनाबद्ध ढंग से काश्तकारों को प्रोत्साहित किया जाए। तो और जो उनका प्रोड्यूस है, किसान आंदोलन अपनी जो है न्यूनतम मूल्य मांग रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है। पहाड़ का किसान शांत है, उसको ये झंझट ही खत्म हुआ, 5 किलो की लाइन में खड़े हो जाओ। अगर आलू उत्पादक क्षेत्र था हमारे सकलाना, तो आलू तो बीज खरीदते हैं हम कम से कम 500-700 रुपए क्विंटल, और बेचते हैं 40 रुपए में। कोई जो है न तो शीतगृह है उनको सुरक्षित रखने के लिए कि तब बेचेंगे जब अच्छा दाम होगा, तो न तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। ये तमाम व्यवस्थागत खामियां हैं। कोई अगर अक्लमंद लोग आए शासन में, कल्पनाशील लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, ठीक ढंग का सोच हो, तो वहां से सोचना चाहिए कि असली समस्या की जड़ क्या है। पलायन भी तभी रुकेगा। पर आपको ये लगता है कि अगर हम रोजगार की अपॉर्चुनिटीज गांव में देने लगेंगे तो लोग बाहर जाना बंद कर देंगे? क्योंकि गांव छोड़ने का एक जो शहर की चकाचौंध है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। देखिए, दो बातें हैं। ये देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, अगर हम गांव में खड़ा कर पाए तो कौन चाहेगा अपना गांव छोड़ना। व्यवस्था है, जो मैं कह रहा हूँ कि प्रतिभा है, जिसमें जब कोई आईएएस निकल गया, कोई और निकल गया, कोई बहुत अच्छा, कोई टेक्नोक्रेट बन गया, कोई बहुत अच्छा, तो जाएगा। उसके तो हिंदुस्तान ही छोड़ रहे हैं लोग, बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बाहर लोग आजकल? नहीं, ऐसा नहीं है। एक श्रीधर वेम्बू है, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रही हूँ लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि श्रीधर वेम्बू आज की डेट के बहुत बड़े टेक्नोक्रेट है। यूएस में रहे और यूएस से वापस अपने गांव आ गए। हाँ, ऐसे है, लेकिन अपवाद, यही रोजगार की वो ये सब अपवाद है कुछ। anomalies हाँ, हैं। अपवाद है, लेकिन जो सुनियोजित ढंग से विकास का प्रतिफल नहीं है, ये अपवाद है। एक और जो मुझे लगता है कि गांव में मैंने एक वो देखा है, एटीट्यूड देखा है, और मैं उस पर भी आपसे कुछ सुनना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों का अ, आप रोजगार की जो बात करते हैं, गांव में रोजगार पैदा करने की बात करते हैं, तो जब भी रोजगार शब्द का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले गांव का व्यक्ति या जो बच्चा है वो ये चाहता है कि सरकारी वो मिलना चाहिए, हमें एक सरकारी जॉब होना चाहिए। वो जो एक मानसिक वो है। लिपिका जी, लिपिका जी, ऐसा है, सरकार की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है।
हमने हमने माना था कि हमारी गवर्नमेंट एक वेलफेयर गवर्नमेंट, एक लोक कल्याणकारी राज्य की हमने परिकल्पना की थी। सरकार कोई बिजनेसमैन नहीं है जो केवल नफा और नुकसान की बात सोचे। अगर वो लोक कल्याण वाला तत्व उससे हटा दिया जाए तो सरकार क्या हो, तो कंपनी का राज। जैसे मैं बहुत खिलाफ हूँ इस बात के प्राइवेटाइजेशन का। जो बेतहासा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें बनिए के हाथ में हम सारा जा रहा है और बनिया केवल और केवल अपना लाभ देख रहा है। उसमें न तो किसी का रोजगार सुरक्षित है, न उसमें क्या आप खुद बोलते हैं कि मैं किसी के अंदर वो नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने कभी कोई जॉब नहीं की। मैंने अपने जो घर को चलाने के लिए आपने जो भी काम किया होगा वो अपने लिए अपने आप ही नहीं, वो तो अच्छी बात है कि मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो सब ठीक है। लेकिन स्वाभिमान भी उसी का सुरक्षित रहता है जिसको जो स्वावलंबी हो। हाँ, ठीक बात है। स्वावलंबन और स्वाभिमान जुड़े हुए हैं। स्वाभिमान उसी का जिंदा रहेगा जो स्वावलंबी हो। अब स्वावलंबी के लिए या तो हमको किसी न किसी रूप में तो हमको जरिया कुछ चाहिए ना। तो हमको पास ज्यादा नौकरी आप दे नहीं थी, नौकरियां है ही नहीं। कह रहे हैं कि अगर गांव में स्वरोजगार जैसी चीजें और ज्यादा बढ़े हाँ, तो आपको लगता है कि लोग हाँ, को रुकेंगे ही। वो तो रुके। जब लोगों को कुछ काम होगा, खाली दिमाग शैतान का करे। अब जब वो किसी को काम वही मिल जाएगा तो क्या कहोगे कहीं बाहर जाने का। आप बिजली वहां पहुंचा दीजिए, सड़क वहां पहुंचा दीजिए, स्वास्थ्य के संसाधन वहां कर लीजिए, है ना। ये संचार साधन सब हो ही गए घर घर में। सुंदर क्लाइमेट है, अच्छी आबोहवा है, साफ सुथरा है। क्यों जाएगा आदमी छोड़कर? जाता मुसीबती में जाता है। तो इसलिए इन चीजों का आधारभूत ढांचा वो आप ठीक कर दीजिए, लोगों के रोजगार का साधन कर लीजिए, खेती का परीक्षण कीजिए, उसमें जो है उन्नतिशील खेती कीजिए और उनका विपणन का जो वो है वो व्यवस्था कर दीजिए, तो रुकेंगे लोग। कहीं भी एक मॉडल नहीं बना पाए अब तक। पर्यटन की भी बात करते हैं लेकिन पर्यटन का कोई नया मॉडल खड़ा कर दे, कुछ नहीं है। हमारे पास सिद्ध पीठे हैं जो परंपरागत हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तो पीढ़ियों से चल रहे हैं। सरकार कुछ भी न करे तो आस्थाएं लोगों को खींच ले आती है। लेकिन जो सिद्ध पीठे भी है हमारी, सुरकंडा सिद्ध पीठ है, कुंजापुरी है, राजराजेश्वरी है, चंद्रवदनी है, इनको भी डेवलप कीजिए ना साइड साइड। तो जब वहां आदमी पहुंचने लगेगा तो अर्थव्यवस्था वहां की बदलेगी। वे जो पैदा करेंगे वो बिकेगा। लोगों की जो है मुंगरी कागड़ी बिकेगी, मुंगरी बिकेगी, और चीज बिकेंगी, दूध दही बिकेगा। तो ये सुनियोजित प्लान मॉडल खड़ा कर दीजिए एक जगह। मेरा सपना रहा है कि हम सुरकंडा देवी यात्रा को वैष्णो देवी यात्रा के पैटर्न पर ले आए और उससे पूरा जो है सुरकंडा का फोटिल है पूरा लाभम ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। हमारे पास सदाबहार नदी है सौंग। अब वो सौंग पे जो है यहाँ करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का वो बन रहा है बांध। हाँ हाँ, नीचे नीचे आता है वो, देहरादून पानी उसी से होगा। सौंग नहीं सूख जाएगी तो देहरादून पानी नहीं मिलेगा। वो आए वो यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन वाले, तो उन्होंने कहा कि हम तो जो है दून घाटी में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा दून घाटी को बचाना चाहते हो तो सौंग घाटी से काम शुरू करो। उद्गम सौंग नदी का है, मेरा गांव तो सौंग नदी का उद्गम है। वहां से उसको बचाना, उसका संरक्षण शुरू करो। उस पूरा जो जलागम क्षेत्र है वहां से करो, तब देहरादून बचेगा। अगर वहां से सही नहीं करोगे तो देहरादून नहीं बचेगा। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आप लिखने की दुनिया से जुड़े हैं। जी। अ, मैं जानती हूँ कि आप थोड़ा अपोजिंग व्यू पॉइंट के हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारी बोली को बचाने की बात की कि हमारी बोली में जो है स्क्रिप्ट नहीं है
और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे जैसे तुलुनाडु के बारे में मैं जानती हूँ, तुलु लोग भी इस बारे में काम कर रहे हैं कि लेकिन उनके पास एक स्क्रिप्ट है। गढ़वाली की या कुमाऊनी की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हम जो है हिंदी ही उसमें लिपि में लिखते हैं उसको। आप उस बारे में थोड़ा-सा मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ की सांस्कृतिक उन्नयन, भाषाई प्रगति, सांस्कृतिक उन्नयन, जनजीवन से जुड़े जो प्रश्न हैं और आधारभूत जो हमारे सवाल है पहले से, उनको उन पर अगर उनकी कोई एक अच्छी दृष्टि है, हम उसका स्वागत करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है जो विरोध के लिए विरोध करते हो। हमें कहते हैं कि खुला मन मस्तिष्क को खुला रखिए। ये बात भी भूल जाइए। देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया, तो हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हमारा विरोध भी होगा। सहमति, असहमत होने के लिए हमको सहमत होना चाहिए। अगर हम असहमत होने के लिए सहमत नहीं है, तो हमारी मूलगामी दृष्टि जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसलिए अच्छी बातें हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और होना चाहिए। अब हमारे खासतौर पर एक ही बात का उन्नयन हुआ, पहाड़ी राज बनने के बाद अगर कुछ हुआ है तो हमारे पहाड़ी गीत गूंजने लगे। घाटियां जो है हमारी पहाड़ी गीतों से गूंजने लगी हैं और वो सब हुआ है। भाई साहब इसी पॉइंट पे एक अपनी कोई कविता जो है कहकर और इस एपिसोड को मैं आपको सुनूं, मैंने पहाड़ पर एक कविता लिखी है, बहुत चर्चित हुई है पहले। पर पहाड़ के दो रूप है मेरे मन में। एक तो है उपभोक्तावादी पहाड़, जो केवल उपभोक्ता कर जहाँ पहाड़ का, और एक है असली पहाड़। तो अब सुना तो एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा, एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा, तुम्हारे पहाड़ की सुबह को धूप बिस्तर पर पहुंचकर भी जगाने से डरती है। तुम्हारे पहाड़ पर धूप बिस्तर पर पहुंचकर भी जगाने से डरती है, और मेरे पहाड़ में धूप को चेता उंगली पकड़कर सिखाती है चलना, और धीरे धीरे पहुंचाती है पनघट तक। एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा। और तुम्हारे पहाड़ की सुबह को जब शुरू होता है सैंडविच, बटर टोस्ट और आमलेट का दौर, तो मेरे पहाड़ में ठीक उसी समय निकल रहे होते हैं नौनिहाल सूखी मंडुए की रोटी के कौर। एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा। मेरे दोस्त, तुम्हारा पहाड़ छुट्टियों का पहाड़, हैसियत से जुड़ी मौज मस्ती का पहाड़। मेरा पहाड़ पहाड़ जैसी जिंदगी जीने का पहाड़, सुबह से लेकर शाम तक खून पसीने का पहाड़। एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ है मेरा। इसी के साथ भाई साहब आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने समय निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। यूजुअली मैं इस पॉडकास्ट में शहरी लोगों को बुलाती हूँ, लेकिन आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको बुला पाई इसमें। रिश्ते में आप मुझसे छोटी और मेरी बच्चों की उम्र की हैं, लेकिन सोच में आप बहुत उन्नत हैं। मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए और मुझसे रूबरू हुई। If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.